1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी वाज पास थ्रू Cu2 प्लस, इसकी मोलैरिटी भी दी हुई है, एंड 0.1 फैराडे वाज पास थ्रू Ag प्लस electrolytic cells. After this, the two cells were connected as shown below to make an electrochemical cell. The EM of the cell thus formed at 290 Kelvin is. देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 पार्ट्स हैं बेसिकली. ओके, पहला पार्ट ये है कि इनिशियली फर्स्ट जो पार्ट है ये 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है विद नो कनेक्शन एट ऑल. इसमें Cu2 प्लस आपके हैं और इसमें है आपके Ag प्लस. इन्होंने कहा है कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करी गई है. देखिए अभी भी नो कनेक्शन है, इसमें कोई भी नो कनेक्शन है ना, और इसमें पास करी गई 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अब देखो ये Cu2 प्लस है और ऑब्वियसली देखो Cu2 प्लस है, ये कॉपर रोड है इसमें. ठीक है, तो इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास गई तो Cu2 प्लस की जो इनिशियल है 1.9 मोलैरिटी वो चेंज हो गया, Cu2 प्लस की कुछ नई कंसंट्रेशन आ जाएगी. ठीक है, सिमिलरली 0.1 फैराडे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी गई इसमें तो Ag प्लस की जो मोलैरिटी है वो भी चेंज होगी, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन देयर रिडक्शन पोटेंशियल कुछ तो कॉपर में चेंज हो जाएंगे, कुछ है ना Ag में चेंज हो जाएंगे, इस तरह होंगे. तो जो नई कंसंट्रेशन आई, अब इस जो ये सेल्स हैं इनमें नई कंसंट्रेशन वाले Cu2 प्लस है, इसमें नई कंसंट्रेशन वाला Ag प्लस है. नाउ इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया टू मेक एन इलेक्ट्रो EMF, है ना. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना दिया इसका. अब ये नई कंसंट्रेशन के बाद में जो EMF निकालना है ऑफ द सेल वो पूछा हुआ है. समझ में आया. इनिशियल कंसंट्रेशन दी है दोनों की अलग अलग, करंट पास करके आपको Cu2 प्लस नया निकालना है, Ag प्लस नया निकालना है, वो नया ही यूज करके EMF निकालनी है. ये क्वेश्चन है. पहला सोल्व करते हैं हम फर्स्ट पार्ट. जब आपका इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है, देखो Cu2 प्लस है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हो, तो यानी ये कन्वर्ट होता है Cu में. ठीक है, देखो जो 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब मैं अगर 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूँ उसका मतलब मैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा हूँ. ठीक है, अब अगर आप गौर से देखोगे यहाँ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस टू Cu, यानी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वे रिक्वायर कर रहे हैं फॉर 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस. समझ में. तो इसका मतलब जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे मतलब 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी उससे अगर मैंने पास करी तो इसको कितना मोल बनेगा, यानी 1 डिवाइड बाई 2 मोल्स ऑफ Cu2 प्लस यानी 0.5. अगर मैं पहले सेल में 2 फैराडे लेता तो 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस कन्वर्ट होता, लेकिन क्योंकि 2 फैराडे के बजाय मैंने 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इसका मतलब 0.4 मोल ऑफ 2 प्लस जो है आपके वे चेंज हो रहे हैं टू Cu. ठीक है, अब ये हो गए कंज्यूम. ठीक है, मतलब जब मैंने 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी पास की Cu2 प्लस इतना यानी 0.5 मोल कंज्यूम हो गया, Cu में कन्वर्ट हो गया. तो अगर मुझे न्यू Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी है तो यानी इनिशियल माइनस जितना कंज्यूम हो गया वो हो जाएगा. भाई जितना मेरा ये है, मैंने आधी इतनी ब्रेड खा ली तो ये बचा को मुझे बचा हुआ निकालना है, तो पूरे में से खाया हुआ निकाल दूंगा ना, तो वही कर रहा हूँ मैं इसमें. तो इनिशियल कितना है 1.5 गिवन है, माइनस 0.5 माइनस कर दिया यानी 1 m, यानी ये देखिए मोल्स पर लीटर है. आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये 0.5 मोल्स है तो मैंने मोलैरिटी क्यों ले ली, क्योंकि पर लीटर लिया हुआ है तो मोल्स पर लीटर मैंने इसलिए 0.5 को डायरेक्टली m में कन्वर्ट कर लिया. तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है ऑफ Cu, 1 m. करेक्ट. सिमिलरली जब आप इसको दूसरी वाली रिएक्शंस को देखते हो यानी Ag वाली, उसमें थोड़ा सा चेंज ये आ जाता है कि इधर अब Ag प्लस को एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है टू Ag कन्वर्ट, यानी 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर रहा है, यानी 0.f जो फैराडे है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे
0.1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ, यानी 0.1, यानी देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल ऑफ Ag प्लस को कंज्यूम कर रहे हैं, यानी 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 इंटू 0.1 मोल ऑफ Ag को कंज्यूम करेंगे, यानी 0.1 मोल्स। ठीक है, ये कंज्यूम हुआ, मोल्स पर लीटर कर दो, अगर लीटर है तो यानी न्यू Ag प्लस कितनी कंसंट्रेशन होगी, इनिशियल कितनी है 0.2 माइनस 0.1 यानी 0.1 मोल, दिस इज 0.1। अगर आपने इतना निकाल लिया, बस अब इसके बाद में आपको ये देखना है कि इनमें से डायरेक्शन किधर होगी, यानी रिडक्शन किसका होगा, अब ऑक्सीडेशन किसका होगा। देखिए, जब अभी तक अलग अलग सेल थे, जब मैं Cu2 प्लस में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इनका Cu में ही कन्वर्ट कर रहा है और Ag, लेकिन जब दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया तो बेस्ड ऑन देयर रिडक्शन पोटेंशियल वन शुड बी बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अदर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ना ये कैसे बिहेव करेंगे, देखिए E0 जो रिडक्शन होता है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल वो जितना ज़्यादा होता है उतना ही ईजिली आपका जो आयन है वो ईजिली रिडक्शन हो जाता है, यानी खुद को रिड्यूस हो जाता है। जो खुद को रिड्यूस कर रहा है वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। यानी कुल मिला के अब ये सोचो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो रिडक्शन कर रहा है, लेकिन अब इन दोनों में अगर आप गौर से देखोगे कि जो E0 Cu2 प्लस को Cu में कन्वर्ट, अब देखिए माइंड यू, जब भी ये वैल्यू दी जाती है तो रिडक्शन पोटेंशियल की दी जाती है, यानी Cu2 प्लस इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ये कौन क्या बिहेव करेंगे इट डजेंट मैटर, लेकिन इनका रिडक्शन पोटेंशियल दिया ना, क्योंकि इसका Cu जो ये 0.34 है इज लेस देन दिस, यानी E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ये Ag प्लस टू Ag इज लेस देन दिस, क्योंकि 0.34 है एंड दिस इज 0.8। इसका मतलब क्या हुआ, इट बिहेव्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या कहूँ तो इधर होगा रिडक्शन, यानी इधर रिडक्शन का मतलब Ag प्लस इलेक्ट्रॉन ये Ag ये रिएक्शन हो रही है और इट विल बी ऑक्सीडेशन, यानी इधर Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स में चेंज कर रहा होगा खुद को। इतना समझ में आया, यानी जो कैथोड है ये Ag वाली कैथोड हो जाएगी, क्योंकि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, और कॉपर आपका जो क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन हुआ इट विल बी एज अ एनोड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग से, समझ में आ गया। यानी कैथोड यानी इस पर रिडक्शन हो रहा है और इस पर हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि द EM ऑफ द सेल वुड बी, देखिए EMF जो सेल का है इतना मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अब आई होप अब ये क्लियर हो गया इतना। जो EMF है कि सेल का विल बी इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.6 डिवाइड बाई N, क्योंकि 2.3 R03 RT अपॉन F होता है, ये इन्होंने NF, देखिए ये होता है माइनस 2.303 RT अपॉन NF, इसका इन्होंने वैल्यू दे दी 0.6, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.6 डिवाइड बाई N हो जाएगा, NF लिखते हैं करेक्ट, इनटू लॉग Q। लॉग Q क्या हो जाता है, प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, यानी ये लॉग है ना, यानी लॉग ऑफ, अब इसका जो रिएक्शन होगी कैसे होगी, देखिए Cu प्लस Cu कन्वर्ट हो रहा है Cu2 प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन करके Ag बन रहा है, क्योंकि ये रिडक्शन है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ये कैंसिल, तो Cu प्लस 2 Ag प्लस और Cu2 प्लस और 2 Ag, ये रिएक्शन हो गई ओवरऑल। N की वैल्यू हो गई इधर 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो लॉग ऑफ Cu2 प्लस डिवाइडेड बाई Ag प्लस का स्क्वायर, Ag और ये क्यों नहीं ली, क्योंकि सॉलिड स्टेट में है, स्टैंडर्ड स्टेट वाले को हम नहीं लेते। ठीक है, तो अब ये इतना हो गया। E0 सेल विल बी और E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये ध्यान रखना, ये रिडक्शन पोटेंशियल वाली वैल्यू ही रखते हैं, तो ओवरऑल ख्याल E सेल हो जाएगा। E0 कैथोड क्या हो गया ये, यानी 0.8 माइनस E0 एनोड, यानी ये ये वाला 0.34 माइनस 0.6 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ कॉपर का कितना कंसंट्रेशन है Cu1 डिवाइड बाई Ag प्लस
हो गया 0.1, यानी 0.1 का स्क्वायर मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, इसका ओवरऑल हो जाएगा 0.4 वोल्ट। आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो जो आपका 0.4 वोल्ट है, अब जो करेक्ट आंसर है इसमें बेसिकली 0.4 वोल्ट्स, या अगर मिली वोल्ट में कर दिया 400 मिली वोल्ट है ना। ओके, तो ये या 400। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसे ना। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये कुछ डेटा दिया हुआ है, उसके बाद स्टेटमेंट दिए हुए हैं। बोला क्या है, 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ईच ऑफ इसका एंड इसका आर इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, और इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं सबके। और विद इंक्रीज, अब स्टेटमेंट में क्या है, इंक्रीजिंग पोटेंशियल द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल्स ऑन द कैथोड विल बी दिस। देखिए डिपोजिशन ऑन कैथोड मतलब क्या है, देखिए हमेशा कैथोड पर आपका होता है रिडक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एनोड पे होता है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। नहीं पता था तो याद रखना। अब रिडक्शन फॉर एग्जांपल अगर मैं Ag+ की बात कर रहा हूँ, तो अगर एट कैथोड रिएक्शन क्या हो रही होगी, इसने इलेक्ट्रॉन लिए और Ag। सिमिलरली Hg2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो Hg, एंड हेंस Cu का और इस बाकी का अगर पॉसिबल है तो अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा पहले डिपॉजिट हो जाएगा, ऑर्डर बताओ है। देखिए जो ये इनके रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, इसी के अकॉर्डिंग डेटा हो जाता है। देखिए E0 जो ये रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, ठीक है, ये जितना ज़्यादा होता है E0 रिडक्शन, उसका रिडक्शन होना उतना ही ईजी हो जाता है, ईज ऑफ रिडक्शन उतनी अच्छी हो जाती है। और जिसका ईज ऑफ रिडक्शन बहुत अच्छा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप इनको ऑर्डर करेंगे इनके E0 रिडक्शन के फॉर्मूले में, क्योंकि Ag, Hg और Cu का ही पूछा हुआ है, तो E0 Ag+ Ag का सबसे ज़्यादा है, देन E0 Hg2+ Hg, ओके, और फिर है E0 Cu2+ Cu। अगर देखेंगे तो इसमें 0.80 वोल्ट दिया हुआ है, इसका 0.79 वोल्ट दिया हुआ है, एंड इसका दिया हुआ है 0.24 वोल्ट। तो क्योंकि जिसका ज़्यादा, मैंने क्या कहा, जिसका ज़्यादा E0 रिडक्शन, वो उसका रिडक्शन भी इतनी अच्छा आ जाएगा, और जितना जल्दी रिडक्शन होगा उतनी जल्दी डिपोजिशन होगा। तो इसका मतलब Ag होगा, फिर आपका Hg होगा, देन Cu डिपॉजिट होगा। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 है, मैग्नीशियम विल नॉट बी डिपॉजिटेड एट कैथोड, इंस्टीड ऑक्सीजन गैस विल बी इवॉल्व्ड एट द कैथोड। देखिए ये बात तो इन्होंने पहला जो पार्ट है कि मैग्नीशियम विल नॉट बी डिपॉजिटेड एट कैथोड, ये वाला तो बिल्कुल सही है। देखिए अगर आप गौर से देखोगे, इसका जो Mg2+ है ये नेगेटिव में है इसका, ठीक है। इसका मतलब ये E0 रिडक्शन इसका बिल्कुल 0 से भी कम है, नेगेटिव में है। इसका मतलब इसका जो रिडक्शन करना बहुत ही ज़्यादा थोड़ा टफ है, मुश्किल है, करेक्ट, मुश्किल हो गया। यानी इसका E0 जो रिडक्शन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैथोड पे तो होगा नहीं। अब क्या होता है, क्योंकि इन्होंने देखिए एक्वस सॉल्यूशन दिए हैं, तो इसमें Mg2+ आयंस तो हैं, लेकिन H2O भी है। तो अब होता क्या है, इसका जो E0 रिडक्शन इज -2.37 वोल्ट्स, जो H2O का रिडक्शन पोटेंशियल है समवेयर अराउंड आई थिंक 0.81 या 0.8 समथिंग वोल्ट होता है। अगर अब इन दोनों के भले ही नेगेटिव हैं, लेकिन अब लेस नेगेटिव किसका हो गया, इसका, ये -2.37 समथिंग -0.8 V है, ठीक है। तो क्या होता है कि इंस्टीड ऑफ इसका रिडक्शन, ये रिडक्शन हो जाएगा। मैंने क्या बताया, जिसका E0 रिडक्शन सबसे ज़्यादा, तो कैथोड पे रिएक्शन क्या हो जाती है कि जो H2O है उसका रिडक्शन होना हो जाता है, समझना। यानी H2O में इलेक्ट्रॉन्स लेगा और H2 गैस रिजोल्व करता है। बैलेंस आउट नहीं करी मैं, लेकिन ये बात देख लेना, H2O ये, यानी कैथोड पे H2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या, ऑक्सीजन गैस विल बी रिलीज एट कैथोड, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो H2 गैस होते हैं। इनफैक्ट अगर आप एनोड पे देखते हो, एनोड पे एक्चुअली में O2 गैस रिलीज होगी, क्योंकि देखिए अगेन एनोड में भी इस पर H2 का रिडक्शन हो गया ना, इधर H2O क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो रहा है टू O2 प्लस अपना H आयंस निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस आउट कर लेना। लेकिन ये याद रखना आप, ठीक है, ये चीज कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो कैथोड पे H2 रिलीज हो गई, रिडक्शन हो गया, इधर ऑक्सीडेशन हो गया O2, यानी O2 एनोड पे रिलीज करती है, ना कि कैथोड पे। तो ये इनकरेक्ट हो गया। आई होप आपको गाइज ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर 2। 40 milliliter of a mixture of CH3COOH and HCl
ये एक्वस सॉल्यूशन है, इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 molar NaOH solution conductometrically. Which of the following statement is correct? Now guys, इस क्वेश्चन पे मैंने एक ट्रिक ऑलरेडी अपलोड की हुई है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व्स ट्रिक। आवेश केमिस्ट्री सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं कोशिश करूंगा लिंक इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ओके, तो उसको अगर वो ट्रिक आपको ग्राफ समझ में आ गया तो ये कुछ दिक्कत है ही नहीं। तो हल्का सा मैं आपको इसमें आइडिया देता हूँ, वो है क्या देखिए। सो मैंने एक आपको ये कंबाइन, उस ट्रिक में सब कुछ कंबाइन करके बताया हुआ है कि अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर याद कर लें, ये लाइन जैसे ये जो ये जा रही है यहाँ, फिर ये तो आपका पास कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो एक सेंटर लाइन जा रही है, ठीक है, इसको देख लें। अब जो राइट साइड में, इस लाइन के राइट साइड में है, वो होता है टाइट्रेंट, यानी जिसका कंसंट्रेशन आपको नोन होता है। जैसे इस क्वेश्चन में NaOH है जिससे आप टाइट्रेट कर रहे हो 0.1 मोलर, ओके। और लेफ्ट साइड में एनालाइट होता है जो इसका टाइट्रेशन हो रहा है, जिसका कंसंट्रेशन अननोन है। इस केस में क्या है, मिक्सचर है CH3COOH और HCl का, ओके। अब जो ये ऊपर की दो, इसमें आप देखो कितने पॉइंट हैं, एक A, ओके, देन ये B पॉइंट होता है जहां से कर्व स्टार्ट होता है, देन ये C पॉइंट होता है, ओके। एक C से यहां D मान लो, एक यहां से E। तो जो ये AB ऊपर वाली लाइन है, AB और CD, ये स्ट्रोंगनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों के दोनों। अब ये दोनों स्ट्रोंग एसिड भी हो सकता है या स्ट्रोंग बेस भी हो सकता है, समझ में, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और जो ये वाली जो B से C और C से D है, वो वीकनेस वाली लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, ओके, यानी वीक एसिड या बेस या वीक एसिड या बेस, ओके। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो अगर आप इसको इस ग्राफ से कंपेयर करें तो आपको ये दिखेगा। तो A to B वाली ये लाइन हो गई A to B, फिर B to C वाली लाइन हो गई B to C। इसमें स्ट्रेट लाइन, इसमें कर्व, कंफ्यूज मत होना, जैसे वैसे तो ये कर्व ही होती है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में आपको स्ट्रेट लाइन देते हैं, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, ओके। और उसके बाद में ये ऊपर जा रहा है, तो यानी ये लाइन हो गई। तो इसका मतलब अगर आप गौर से देखोगे, ध्यान से और समझना है तो उसको ट्रिक को जरूर देख लेना। ये स्ट्रोंग वाली हो गई, ये हो गई स्ट्रोंग, एंड दिस इज योर वीक। और जो ये वाली लाइन है, ये बेसिकली सेंटर लाइन है, यानी ये वाला जो है CD वाली जो लाइन जा रही है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, टाइट्रेंट यानी NaOH, ओके। तो CD क्या हो गया, NaOH, BC क्या हो गया यहाँ पे, CH3COOH, और स्ट्रॉन्ग A एंड B है तो यहाँ पे हो गया आपका HCl। समझ में आया? देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आपने CH3COOH के मिक्सचर को और HCl के मिक्सचर को टाइट्रेट कर रहे हो NaOH के साथ, तो सबसे पहले जब देखो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होती है तो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा। अब क्योंकि पहले जब रिएक्शन होगी मिक्सचर में, तो पहले HCl स्ट्रोंग जो है ना इसमें, वो न्यूट्रलाइज होगा। यानी अगर इसमें देखोगे, यानी जैसे ये 2 ml है, यहां तक क्या हो रहा है, या लगभग ये सोचो ये वाली लाइन B तक है ना, ये 2 ml की लाइन है, तो यहां तक रिएक्शन हो रही है HCl प्लस NaOH की, क्योंकि स्ट्रोंग एसिड ही रिएक्शन करेगा पहले, समझ में आपको। और उसके बाद है वीक, यहाँ पे 2 ml तक HCl पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका होगा, और अब बचा होगा उसमें CH3COOH। तो B एंड C के बीच में जो लाइन है उसमें क्या रिएक्शन हो रही है, CH3COOH की प्लस NaOH की। वो कब तक हो रही है, 5 ml तक, ये हो गया 5 ml। और उसके बाद C एंड D, C से D, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन खत्म हो गया, उसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ आपका सॉल्यूशन में NaOH बचा है, मतलब मेन टाइट्रेंट। समझ में आ गया? अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो अब ये सोचो A to B में HCl एंड NaOH ही रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे रिएक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि क्या होगा ना, आपको देख देख के समझ में आता रहेगा। अब देखो A to B में रिएक्शन हो रही है, अब M1 किसकी, HCl और NaOH की, तो M1V1 इक्वल्स टू M2V2। तो या ये कह लो कि MHCl VHCl इक्वल्स टू MNaOH इंटू VNaOH, ऐसा फॉर्मूला मान लो, है ना।
अब मोलैरिटी ऑफ HCl क्या है आपको निकालनी है, द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन द ओरिजिनल मिक्सचर, कंसंट्रेशन ऑफ CH3। तो क्योंकि मैं A to B की बात कर रहा हूं अभी, तो मोलैरिटी ऑफ HCl आपको निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ HCl कितना हो गया, कि देखो कितना दिया हुआ है, मिक्सचर कितने में 40 ml में, समझ में आया? तो यहां लिख लो 40 ml, ठीक है, इक्वल्स टू मोलैरिटी ऑफ NaOH क्या है 0.1 इंटू वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना दिया हुआ है 2 ml। समझ में आया? A to B में क्या है, यहां तक न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, तो A से B में कितना वॉल्यूम आपका न्यूट्रलाइज हो गया 0 से 2 ml, तो यानी 2 ml। समझ में आया ना ये पॉइंट आपको? अब देखो ml से ml काट दिया 20, तो MHCl कितना आ जाएगा 1/200, जो क्या हो जाएगा MHCl इक्वल्स टू 0.005 मोलर। यानी अगर 0.2 को देखो, द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन द ओरिजिनल मिक्सचर इज 0.005, दिस इज करेक्ट। ओके, नाउ B to C में अगेन, क्योंकि अब इसमें CH3COOH ही बचा है, इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, तो 2 से 5 में यानी 3 मिलीलीटर NaOH यूज हुआ है। तो सिमिलरली इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। लेट जस्ट से 1 इज CH3COOH में डायरेक्ट, 2 इज NaOH, ऐसे लिख लेता हूँ ना। तो M1 यानी CH3COOH इक्वल टू V1 क्या है, अगेन वही 40 ml ही है। ओके, इक्वल्स टू 0.1 मोलर NaOH, कंसंट्रेशन तो वही है, और लेकिन इसकी NaOH कितना हो गया 3 ml, ml से ml कैंसिल 10, यानी M1 यानी MCH3COOH कितना हो जाएगा 3/400, जो कि हो जाएगा इक्वल्स टू 0.0075, और इसमें क्या दिया है 0.005, जो कि गलत हो गया, HCl की लिख दी। समझ में आया? अब क्या है थर्ड पॉइंट, CH3COOH इज यानी एसिटिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड फर्स्ट फॉलोड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl। ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने बताया रॉन्ग है, पहले स्ट्रॉन्ग वाला होगा न्यूट्रलाइज, दिस इज इनकरेक्ट। पॉइंट C यानी दिए वाला, यानी इसमें जो ये पॉइंट है इज पॉइंट्स इंडिकेट द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl इज इनकरेक्ट। अगेन वो CH3COOH के न्यूट्रलाइजेशन रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 है। 0.2% weight by volume solution of NaOH is measured to have resistivity इतनी milliohm meter, the molar conductivity of the solution will be। अब बच्चों देखो क्या है ना, ये क्वेश्चन है तो इजी डायरेक्ट है, लेकिन इसमें बस ये जो वैल्यू चेंज में होता है ना, कैलकुलेशन वाला मसला है बस। अब देखो देखते चलो गिवन क्या है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन गिवन है इसकी 0.2% वेट बाय वॉल्यूम NaOH, ठीक है। यानी जब आप 0.2% वेट बाय वॉल्यूम करते हो तो ये कैसे करते हो, 0.2 ग्राम इन 100 ml, है ना, बाय डेफिनेशन ये हो जाता है। 0.2 ग्राम है इन 100 ml, तो अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, सिंपल ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, 0.2 इंटू 10 ग्राम, 100 इंटू 10 1000 ml, 1000 ml क्या हो जाता है 1 लीटर, तो सिंपल ये हो जाएगा 2 ग्राम पर लीटर, ठीक है। ये होगी आपकी कंसंट्रेशन। अब क्योंकि मोलर रेजिस्टिविटी जब मोलर कंडक्टिविटी जब आप फॉर्मूला निकालते हो उसमें कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय आपकी मोलैरिटी हो जाती है, तो इसमें आपको की कंडक्टिविटी की वैल्यू 1 रेजिस्टिविटी हो जाएगी, मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इन ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 2 ग्राम वेट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो सिंपल आपको 40 ग्राम पर ml मोल में डिवाइड करना है, यानी मोलर मास। NaOH का मोलर मास क्या है ना, सिंपल है ना गाइज। तो ये हो जाएगा 0.05 मोल्स पर लीटर, इसकी मोलैरिटी निकल गई, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी दी हुई है 870 मिली ओम, है ना। आपको इसमें इसको कैसे कर सकते हो, 870 इंटू 10⁻³ ओम मीटर या 0.870 ओम मीटर, है ना। तो अब K की वैल्यू क्या हो जाती है 1 रेजिस्टिविटी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1 रेजिस्टिविटी इंटू ये नीचे हो गया मोलैरिटी, समझ में आया। तो सिंपल 1/0.870 हो गया,
जो निकाला था, मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी क्या हो गया 0.05 मोल्स पर लीटर, तो 0.05 मोल पर लीटर है, और 0.870 क्या है ओम मीटर। बस आपको गाइज अब इसमें बस ये कन्वर्ट करना है कि आपको कौन सी यूनिट्स में देखना है। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन अब क्या करें, क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा, तो बस इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो 0.870 ओम मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.05 इंटू 10⁻³ मोल्स पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इसमें क्या है 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि इसमें आपको इस में चाहिए डेसीमीटर क्यूब वगैरह में ना। तो ये हो गया, इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.02298 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल क्यों आया है, मीटर से ये मीटर ये स्क्वायर हो गया, ऊपर आ जाएगा 1/ओम होगा सीमेंस, और ये हो गया मोल पर नीचे, है ना भाई, करके देखोगे ना तो दिख जाएगा आपको। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, मतलब मैं भी लिखते लिखते वैसा हो जाता है मेरे दिमाग में। अब आपको क्या करना है, बस इस यूनिट को इस यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 सीमेंस इक्वल्स टू 10⁻³ मिली सीमेंस, और 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻² डेसीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी 0.02298 इंटू मीटर, सीमेंस को मिली में करना 10⁻³ ms, मीटर स्क्वायर को डेसीमीटर स्क्वायर में करना है तो 10⁻² डेसीमीटर स्क्वायर अपॉन पर मोल, तो है ही पर मोल यहाँ लिख लेता हूँ। बस इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 2.298 इंटू 10⁻³ ये पूरी की पूरी यूनिट यहाँ आ जाएगी, या फिर क्योंकि 10 स्क्वायर में चाहिए तो 22.98 इंटू 10 स्क्वायर ये पूरी यूनिट, रफली 23 आपका आंसर हो जाएगा। सही, कैलकुलेशंस वही है, बस यूनिट कन्वर्जन देखना था, ठीक है। आई होप गाइज आपको मैं समझा पाया होगा, ये स्टेट था, बस थोड़ा सा आप दोबारा देख लेना एक बार। कंपाउंड्स दैट शुड नॉट बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड्स इन टाइटरमैटिक एनालिसिस आर। ना हालांकि गाइज ये आपको क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन मैं अगर आप इस नोट्स को अगर याद कर लेंगे ना तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। ये सब एनसीईआरटी का ही उठाया हुआ है, मैंने टेबुलर फॉर्मेट में डाल दिया। तो देखिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड से पहले ही पता होना चाहिए कि वो सॉल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन नोन होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या नोन होगा कि अमाउंट ऑफ जो सोल्यूट है वो डिजोल्व जो भी किया हमने वो नोन होता है। अब ये दो तरह के हो जाते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, है ना। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, जो हाई प्योरिटी सब्सटेंस होता है, ठीक है। हाई प्योरिटी सब्सटेंस को आप इसमें क्या बोल देते हो, प्राइमरी स्टैंडर्ड, जिसमें बेसिकली इम्प्योरिटी 0.01 to 0.02% ही होती है, मतलब बहुत ही कम, ठीक है। तो अब जैसे अगर इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्राइटेरिया ये होता है कि इजीली अवेलेबल इन प्योर या ड्राई फॉर्म में होता है, नॉट हाइग्रोस्कोपिक, या मतलब वाटर एब्जॉर्ब ना कर पाए ये ना ही तो रिएक्ट एयर के साथ रिएक्ट कर, नहीं CO2 के साथ, तभी ना, मतलब अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर हवा में छोड़ दो या थोड़ी दिन के लिए, शेल्फ लाइफ इसकी बेसिकली ज़्यादा होनी चाहिए, शेल्फ पे रखा हुआ है, ये ना हो कि वो स्टैंडर्ड जो इसका था कंसंट्रेशन वो खत्म हो जाए, थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो यानी स्टेबल होना चाहिए स्टोरेज में, मोलर मास थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, इंस्टेंट स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन एंड इजीली सोल्यूबल इन वाटर। अब देखो सोल्यूबल इन वाटर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हाइग्रोस्कोप मतलब ये नहीं कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है ना, समझ में, मतलब तो अनस्टेबल जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं या जैसे ये दिया हुआ है हाइग्रोस्कोपिक वॉलेटाइल इजीली ऑक्सीडाइज सब्सटेंसेस, ये अवॉइड किए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ये कॉमन से दिए हुए हैं, सोडियम कार्बोनेट, ऑक्जेलिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, सोडियम टेट्राबोरेट बोरेक्स, ये 4 याद कर लीजिए प्राइमरी स्टैंडर्ड के, यही है एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी में इनसे बाहर नहीं आएंगे। देखिए Na2CO3, देखो ये तो याद ही हो गया, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट, ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन थैलेट, इसको आप PHP ऐसे भी लिख सकते हो, PHP, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट, ऑक्जेलिक एसिड, PHP, सोडियम टेट्राबोरेट। और ऑन द अदर एंड जैसे NaOH हो गया, KMnO4 हो गया, ये वाला FeSO4H2, क्योंकि हाइड्रेटेड सॉल्ट है ना यहाँ पे, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसको तो देखते ही आप हाइड्रेटेड हो मना कर दो। और यार डाइल्यूट HCl भी मतलब इसमें वाटर है आपके, मतलब तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो
ये ध्यान रखो। तो अगर इसके समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन देखो, Na2Cr2O7 नो, ऑक्जेलिक एसिड यस, NaOH नहीं, FeSO4H2O नहीं, क्यों? क्योंकि देखो ये है, NaOH क्यों नहीं लिया? देखो NaOH बहुत जल्दी H2O के साथ रिएक्शन कर लेता है, समझ में आपको? ये भी नहीं होगा। सोडियम टेट्राबोरेट यानी बोरेक्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यानी ऑक्जेलिक एसिड एंड सोडियम टेट्राबोरेट ये हो गया प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। तो इन्होंने पूछा था शुड नॉट बी यूज्ड, यानी A, C एंड D विल बी योर फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन, ये एक हाफ सेल रिएक्शन दी हुई है और कहा कि द रिएक्शन वॉज कंडक्टेड विद द रेशियो, और ये एक रेशियो की वैल्यू दी हुई है, द pH वैल्यू एट विच द EMF ऑफ द हाफ सेल विल बिकम 0 इज, देखिए एज पर नर्स्ट इक्वेशन वी नो कि E यानी EMF ऑफ अ सेल क्या होता है, E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ 10 Q, जहां पे Q क्या हो जाता है जनरली आपका प्रोडक्ट का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट, वही वाला भी देख लेते हैं। ये स्टैंडर्ड हो गया EMF। अब इसमें इन्होंने एक दो चीज दी हुई है, एक तो आपका E ये हो गया 0, ठीक है, और दूसरा आपका दिया हुआ है इस पूरे की वैल्यू 0.059, यानी 0 इक्वल्स टू E0 माइनस ये पूरा हो गया आपका 0.059 अपॉन N, और ये बेसिकली क्वेश्चन को इजी करने के लिए कर देते हैं जनरली। अब इसकी वैल्यू Q की वैल्यू मैं अभी लिखूंगा ताकि अभी और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए Q क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर यानी प्रोडक्ट यानी Cr3 प्लस का स्क्वायर, क्योंकि 2 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई Cr2O7 2 नेगेटिव और इनटू H आयन का पावर 14, समझ में? अब मैंने यहाँ पे H2O क्यों नहीं लिया, H2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि इट्स अ प्योर लिक्विड, और प्योर लिक्विड का हम जनरली 1 मान लेते हैं, करेक्ट? तो ये नहीं होगा इसका कंसंट्रेशन ना, इनको इंक्लूड नहीं करते इस क्वेश्चन में जनरली। अब वी नो कि जो E0 की वैल्यू है इज गिवन एज 1.33, तो ये कर दो इधर 0 इक्वल्स टू 1.33 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे N क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पार्टिसिपेटिंग। अगर आप इसमें देखेंगे ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, देखिए 2Cr है, 2Cr है और 2 3 है 6, 6 पॉजिटिव है इधर, और इधर 14 पॉजिटिव, इधर 6 नेगेटिव, और इधर हो गए तो 8 इन 6 प्लस 6 कितना 14, तो बैलेंस आउट हो रहा है कुल मिला के, है ना? तो ये हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी 6 लॉग ऑफ, अब इधर देखो Cr3 प्लस स्क्वायर इंटू ये वाला डिवाइड बाई ये, यानी ये वाला जो पोर्शन है इसकी इन्होंने ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है 10 टू द पावर -6, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई H आयन का कंसंट्रेशन टू द पावर 14। अब ये देखो ये बस कैलकुलेट करना है आपको, इस पूरे को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1.33, करेक्ट? अब इसको इधर से यानी log ऑफ 10 टू द पावर -6 माइनस log ऑफ H आयन टू द पावर 14 1.33 इंटू 6 डिवाइड बाई 0.059, ठीक है? अब देखो ये क्या हो जाएगा -6 log 10, अब ये एट द बेस 10 ही था तो ये 1 हो गया, मैं हटा देता हूँ उसे, माइनस ये इधर आ जाएगा 14 log ऑफ H आयन, अब ये भी पूरा का पूरा 1.33 इंटू 6 डिवाइड बाई 0.059। अब देखो, अब ध्यान से देखो, माइनस log H आयन क्या होता है आपका pH, तो -6 प्लस 14 pH इज इक्वल्स टू 1.33 इंटू 6 डिवाइड बाई 0.059। सो बच्चों अगर पूरी इक्वेशन को सोल्व करोगे आप pH के लिए आपकी 10.089 वैल्यू आ जाएगी, ओके? सो ये नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा यहाँ पे 10, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। करेक्ट द ऑर्डर ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर कैटायंस इन वाटर एट 298 केल्विन। नाउ स्टूडेंट्स एक बात देखिए, इस पे मैंने एक ट्रिक वीडियो अपलोड करी थी अपने आवेश केमिस्ट्री चैनल पे, तो अगर आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आवेश केमिस्ट्री सर्च करेंगे या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ट्रिक भी सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो आपको जरूर दिखेगी। इन फैक्ट कि मैंने कि इन सबको कैसे समझना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट दिस एनसीईआरटी टेबल से आया है, और मैंने एक आपको एक ट्रिक बताई हुई है जिससे आप इस एनसीईआरटी टेबल को लर्न कर सकते हैं इजीली।
मैंने आपको बताया था कि देखिए ये कैटायंस हैं और ये एनायंस का सिंपल सा फंडा है, और इसको मैंने ऑर्डर करने का तरीका बताया। उस ट्रिक को देखना, आपको दोनों को समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं इसमें सिर्फ आपको इनका एनायंस का बताता हूँ, कैटायंस का। देखिए कैटायंस का एक निमोनिक है हिंदी में, हर कमरे में करो नाश्ता। हर कमरे में करो नाश्ता, इजी हो सकता है आप। हर से H पॉजिटिव, कमरे से Ca पॉजिटिव, में से Mg2+, K से K+, Na से नाश्ता से Na+, और ये बेसिकली ये है हाईएस्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है दिस H पॉजिटिव की, और लीस्ट है Na पॉजिटिव, एंड दिस विल बी योर ऑर्डर। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि कोई थियोरेटिकल आपको याद नहीं करना है। वे एग्जामिनर भी आपको ये पता करना चाहता है कि डू यू नो दिस टेबल और नॉट, एंड वी नो। अगर आपको ट्रिक आती है तो इन क्वेश्चंस में गाइज ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हर कमरे में करो नाश्ता, ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर फाइनल आंसर। On charging the lead storage battery, the oxidation state of lead changes from X1 to Y1 and the anode at the anode and from X2 to Y2 at the cathode. The values X1 X1 इन सब की वैल्यूज होती है। देखो लेड स्टोरेज जो बैटरी है आपकी, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो किसी टीचर ने आपको नहीं बताई होगी। लंबी लंबी रिएक्शंस भी लिख देते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको फायदे की बात होगी, बहुत काम की। सिंपल सी चीज़ है। देखो दो तरह की इसमें लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है, वे बेसिकली जैसे आपके घर में नहीं होती बैटरी लगी हुई होती है, जिससे आप पहले, आजकल तो पता नहीं लगती, या इन्वर्टर किसी के घर में हो, या पहले बैटरी लगाया करते थे तो ट्यूब व्यूब जलाते थे उससे, तो वो जो चार्ज भी कर जलते हैं, तो इस टाइप वो होती है लेड स्टोरेज। तो उसमें क्या है, दो तरह की एक रिएक्शन होती है। एक तो चार्जिंग वाली, जब आप यूज नहीं कर रहे हो उसको चार्ज कर रहे हो, जो कि इसमें पूछा भी है कि चार्जिंग के लिए, और दूसरा रिएक्शंस हो जाते हैं जिसमें आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हो, यानी जब आप ट्यूब जला रहे हो उससे लाइट वाइट भाग गई, ठीक है। अब देखो चार्जिंग पे दो तरह की रिएक्शन हो जाएगी, एक तो एनोड पे और एक कैथोड पे। सिमिलरली इसमें भी एनोड पे होगी कुछ रिएक्शन और कैथोड पे होगी। मैं रिएक्शन नहीं बता रहा हूँ आपको, फंडा एक चीज बता रहा हूँ बहुत बढ़िया। इसमें क्या होता है, चार्जिंग में एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, जो PbSO4 है वो कन्वर्ट होता है Pb में, और कैथोड में PbSO4 ही कन्वर्ट होता है PbO2 में। लेकिन जब आप डिस्चार्ज देखते हो तो एनोड वाली रिएक्शन उल्टी और कैथोड वाली रिएक्शन भी उल्टी। मतलब एनोड पे अब क्या होगा, PbSO4 से Pb नहीं बल्कि Pb से PbSO4 जा रहा है, और इसमें PbSO4 से PbO2 नहीं डिस्चार्जिंग में, बल्कि PbO2 से PbSO4 जा रहा है। ये रिएक्शंस होती है। बस आपको चार्जिंग में कहा है कि ऑक्सीजन स्टेट ऑफ लेड चेंज फ्रॉम X1 टू XY एट एनोड, यानी इसमें ये X1 टू Y1 है, एंड एट कैथोड ये हो गई X2 से Y2। बस ये आपको देखना है। देखो H2SO4 इसमें Pb की कितने होगी, Pb H2SO4 2 नेगेटिव होता है, यानी -2 = 0, यानी Pb +2। ये सिंपल है, ये 0 हो गया। और इधर अगेन PbSO4 है तो सेम +2, और PbO2 क्या है, Pb -2 × 2 4, यानी +4, यानी 2024। साउंड में इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है इज योर करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, मोहर सॉल्ट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 3 टाइप्स ऑफ आयंस, फेरस यानी Fe2+, नॉट Fe3+, बट Fe2+, अमोनियम यानी NH4 पॉजिटिव, एंड सल्फेट यानी SO4 2 नेगेटिव। देखिए ये मोहर सॉल्ट पे ना बच्चों बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, इट्स बेटर यू इसका आपको जो फॉर्मूला एटलीस्ट वो तो पता हो। सो FeSO4 डॉट फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O, ये जो है इसका हो गया स्ट्रक्चर मोहर सॉल्ट। तो अगर आप इसमें देखोगे कौन कौन से आयन आएंगे, ये हो गया Fe2+, ये अमोनियम हो गया NH4 पॉजिटिव, और ये जो 2 सल्फेट हैं यानी SO4 2 नेगेटिव, करेक्ट। ये डॉट H2O है, ध्यान से देना बच्चे, अगर कंफ्यूज हो कि OH नेगेटिव H पॉजिटिव क्यों नहीं लिया। देखिए ये डॉट H2O है, तो जब इसको आप डिसोसिएट करोगे तो एज अ वाटर मॉलिक्यूल ये अलग हो जाएगा, यही ब्रेक होगा बस, है ना। तो यानी दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। Next statement is, if the molar conductance at infinite dilution of these 3 ions are X1, X2, X3, यानी lambda naught
एम इनफाइनाइट वाला है ना, लैम्डा नॉट एम ऑफ दीज आयंस गिवन है ना, देन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ मोहर साल्ट सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वुड बी, अलग अलग आयन की दे दी तो पूरे आयंस की। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। जब इसको आप डिसोसिएट करते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग आयंस के दे दिए हैं, तो अब इसको डिसोसिएट करोगे। देखो जब डिसोसिएट होगा कैसे होगा, कितने आयंस मिलेंगे बेसिकली, Fe इसमें एक ही है, तो एक तो हो गया Fe2+, सल्फेट कितने हैं, 1 और 2, यानी 2SO4 2 नेगेटिव, प्लस अमोनियम कितने हैं, देखिए NH4 ट्वाइस है ये, तो इसका मतलब 2, तो NH4 पॉजिटिव भी हो गया यहाँ पे ट्वाइस, ठीक है। सो इन्होंने कहा है कि इनफाइनाइट मोलर उस पर दिया हुआ है, तो अब देखो एक का है X1 Fe2+ का, SO4 का जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसका मोलर कंडक्टेंस है X2, 2 आयन है तो 2X2, राइट, सॉरी इसका 2X2, और सिमिलरली सल्फेट का 2X3, ऐसे हो गया। अब क्योंकि इन्होंने मोहर साल्ट का पूछा है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस होगा मोहर साल्ट का, वो क्या हो जाएगा, Fe2+ का लैम्डा इनफाइनाइट प्लस लैम्डा ऑफ XO4 ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा NH4 का पॉजिटिव, यानी क्या हो गया, X1 प्लस 2X2 प्लस 2X3, यानी 2X1 प्लस 2X2 प्लस 2X3। इस आपका जो लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू होगी मोहर साल्ट की, वो दिस, लेकिन इन्होंने बोला है X1 प्लस X2 प्लस 2X3, इसका मतलब दिस इज इनकरेक्ट, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है इज योर करेक्ट आंसर। The molar conductance of an infinitely dilute solution of ammonium chloride was found to be 185. Molar conductance at infinite dilution, यानी lambda NH4Cl अमोनियम क्लोराइड नॉट, ये क्या हो गई आपकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, डॉट ये सर्कल से है ना, इज इक्वल टू 185, ये गिवन हो गया। The ionic conductance of hydroxyl and chloride ions are 170 and 70 respectively, यानी लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव क्या दी हुई है आपकी 70 एंड ऑफ OH नेगेटिव इज 170, ये गिवन है। If molar conductance of 0.02 molar solution of ammonium hydroxide is this, यानी इसका मोलर कंडक्टेंस दी हुई है 85, यानी लैम्डा MnH4OH दी हुई है, नोट नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो नहीं दिया हुआ 0.5, इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गिवन बाय अल्फा पूछा हुआ है। ओके, अब देखिए इसमें आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्या क्वेश्चन लग जाएगा, कॉलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, एंड एज पर कॉलरॉश लॉ जो आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस होगा, यानी ये वाला लेट जस्ट से मैं NH4Cl के लिए निकालता हूँ, विल बी इक्वल्स टू लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव। अब देखिए मैं M लिख नहीं रहा हूँ, M एज्यूम कर लेना, अब M सब में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है लिखना बच्चों, मैं कोशिश करूँगा चलो सब में लिखने की, ये दे हुआ है, ठीक है, समझ में। अब देखो, अब मुझे लैम्डा नॉट मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4OH भी निकालना पड़ेगा। नाउ दिस इज क्यों, ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, इसका रीजन अभी आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। तो अब देख लो, अब मैं NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ओके। अब देखो अभी इसमें ये मैंने इसलिए निकाला है बिकॉज देखो इसमें क्या पूछा, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा हुआ है। नो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट अ गिवन कंसंट्रेशन, यानी लैम्डा MnH4OH हो गया, जो कि ये गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, समझ में। अब बिकॉज यहां पे ये तो गिवन है, अब ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, तो इससे मुझे ये निकालने में हेल्प मिल जाएगी और ये पुट करके आंसर आ जाएगा। अब समझ में क्यों यूज किया। अब मैं इसको देखो, इसमें अगर इसकी वैल्यू देखोगे, मोलर कंडक्टेंस ये दिया हुआ है 185, मैं यहाँ पे ऐसे वैल्यूज लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू लैम्डा नॉट MnH4 पॉजिटिव तो गिवन नहीं है, लेकिन Cl नेगेटिव का दिया हुआ है क्या है 70, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 185 माइनस 70, समझ में।
तो यानी 115 इस ये हो गई लैम्डा m NH4 पॉजिटिव। समझ में आ गई, यहाँ लिख देता हूँ NH4 पॉजिटिव की वैल्यू हो गई 115। ओके, बस इसमें अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये निकल जाएगा। यानी ये तो आपको गिवन हो गई 115। OH नेगेटिव क्या दिया हुआ है 170, इसको ऐड करते तो क्या आ जाएगा 285, बस मिल गया। ये क्या गिवन है 85.5 यूनिट, सेम है सीमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये सब में तो मैंने जानबूझ के नहीं लिखी, इसमें 285 डिवाइड कर दो और इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा 0.3। ओके, अब क्योंकि x इंटू 10⁻⁻1 में पूछा हुआ था इस तरह से, तो इसको कर दो कन्वर्ट 3 इंटू 10⁻⁻1, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, कंपेयर करोगे तो 3, एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। द स्टैंडर्ड cell potential E0 cell of a fuel cell based on oxidation of methanol in air, यानी ये fuel cell में methanol actually fuel है, that has been used to power television relay station is measured as 1.21 volts। यानी जो standard cell potential दिया हुआ है यानी E0 cell is 1.21 V। द स्टैंडर्ड हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ O2, ठीक है, E0 O2 H2O, यानी इसमें 0 है, इसमें -2, यानी रिडक्शन हो गई O की, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया E0 to 1.229 V। ओके, अब इस ये डेटा दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द स्टैंडर्ड हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल of the reduction of CO2 is 19 मिलीवोल्ट। अब देखो किसी भी सेल में, अब देखो हाफ सेल पोटेंशियल होता है इसका CO2 का। अब देखो किसी भी सेल में जो E0 सेल होता है ओवरऑल, वो क्या होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। और हमेशा ये ध्यान रखना कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है E0 और E0, ये देखिए एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। लेकिन जब एक्चुअल में आप ये E0 वैल्यूज ले रहे होते हो ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल वाली ही ले रहे होते हो, यानी इस ऑक्सीडेशन तो उसका साइन रिवर्स हो रहा होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो क्योंकि कैथोड पे क्या हो रहा है, E0 कैथोड है, तो देखो O2 से H2 जा रहा है, तो ये क्या होगा कैथोड पे ये रिएक्शन हो रही है। अब एनोड पे आपको क्या करना है, देखो CO2 बेसिकली निकल रहा होगा ना, देखो जब क्या होता है CH3 मिथेनॉल है CH3OH, ये बेसिकली बर्न हो रहा होगा और बर्न होके CO2 निकाल रहा है। ओके, तो यानी अब देखो एक चीज जो मैंने आपको बताई थी कि ये वैल्यू एक्चुअल में रिडक्शन ही की होती है, लेकिन एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन है। अब ये इन्होंने कहा है कि रिडक्शन ऑफ CO2, एक चीज ध्यान दो, क्योंकि मेरा फ्यूल सेल मिथेनॉल है CH3OH, अब वो क्योंकि फ्यूल है तो उसका तो बर्न ही होगा ना O2 के साथ। O2 के साथ जब रिएक्शन करते हो उसको क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है, एनोड पे बेसिकली रिएक्शन क्या हो रही है, CH3OH कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। लेकिन जब मैं E0 पे लिखता हूं यानी रिडक्शन की वैल्यू लिखते हूं उल्टा, यानी CO2 से CH3H, यानी एक तरह से आपको E0 एनोड चाहिए। डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों। तो E0 सेल क्या दिया हुआ है 1.21, E0 कैथोड क्या दिया हुआ है 1.229 माइनस E0 एनोड चाहिए आपको। तो E0 एनोड क्या हो जाएगा 1.229 माइनस 1.21 यानी 0.019 वोल्ट्स। और इसमें क्या लिखा है, मिली में लिखा है, तो ये 19 मिली वोल्ट आ जाएगा इधर। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। समझ में आ गया। अब ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एट एनोड। देखो हम एनोड पे रिडक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा। अब क्योंकि O2 और H2 हो रही है, एनोड पे हमेशा क्या होता है रिडक्शन हो रहा होता है। तो O2 H2O में कन्वर्ट हो रहा है, O2 का एक्चुअल में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और वो की कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा, ना कि एनोड पे कुछ फॉर्म हो रही है। समझ में, एनोड पे एक्चुअली में ऑक्सीडेशन हो CH3OH का, जिसमें O2 न्यूट्रलाइज हो रही है और CO2 फॉर्म हो रही है।
तो ये इनकरेक्ट हो गया। रिएक्टेंट्स आर फेड एट 1 go टू ईच इलेक्ट्रोड। देखो इसमें ये बोला हुआ है हर एक इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं यानी CH3OH और O2 दोनों, तो वो दोनों इलेक्ट्रोड पे फेड किए हुए हैं। लेकिन ये गलत, देखो जो कैथोड है वो ये एनोड है। एनोड पे तो क्या, कैथोड पे तो क्या दिया हुआ है O2, एनोड पे क्या है CH3OH। तब ये O2 कन्वर्ट हो रही है H2O में और CH3OH हो रही है CO2 में। ये समझ में आ गया। तो ये इन साथ साथ ही दोनों इलेक्ट्रोड पे नहीं, अलग अलग इलेक्ट्रोड पे होता है। वर्डिंग्स गलत है। रिडक्शन ऑफ मिथेनॉल टेक्स प्लेस एट कैथोड, अगेन दिस इज इनकरेक्ट। मैंने आपको बताया मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज योर फ्यूल। तो फ्यूल का तो ऑक्सीडेशन होगा ना, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है एनोड पे। अगेन दिस इज इनकरेक्ट। तो जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया।